हेलो बच्चों, ग्रेजुएशन विद परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट थी हमने उसको पढ़ लिया है। क्या थी फर्स्ट यूनिट? लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट जो कि है लॉर्ड कर्जन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन, जिस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज है पहला पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन। आइए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन का जन्म 11 जनवरी 1859 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1859 ईस्वी को। अगर हम लोग जन्म स्थान की बात करें तो कैडलस्टन में हॉल में इसका क्या हुआ था? जन्म। जो कि ये कैडलस्टन हॉल कहां पर है? इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। इसका पूरा नाम अगर बात करी जाए तो इसका पूरा नाम है जॉर्ज नथानियल कर्जन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज नथानियल कर्जन। अगर हम लोग कार्यकाल इसका देखें तो कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 है। 1899 और 1905। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ये क्या हो जाता है? वायसराय के पद को त्याग देता है। मतलब ये वायसराय के पद से हटा दिया जाता है बंगाल विभाजन तक। हम लोग इसका कार्यकाल याद कर सकते हैं बंगाल विभाजन से। जब बंगाल विभाजन होता है तो क्या होता है? इसको ये हट जाता है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सर्वाधिक अप्रिय घटना, इसके शासनकाल की जो सर्वाधिक अप्रिय घटना है वो है बंगाल का विभाजन। क्या है? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? दो दलों के बारे में, दो भागों में बंगाल का क्या कर दिया गया था? विभाजन। इसको हम लोग अगले पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम लोग को देखना है इसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो स्टेनली बॉर्डविन था। स्टेनली बॉर्डविन। ठीक है, अगर हम लोग देखें इस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? जॉर्ज पंचम। इस समय जो ब्रिटेन का राजा है वो कौन है? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री कौन है? स्टेनली बॉर्डविन। इसकी मृत्यु हम देखेंगे 20 अप्रैल 1925 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग देखें 20 अप्रैल 1925 को उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब यहाँ से इनका काम खत्म हो जाता है। इसके हम लोग प्रमुख सुधारों को देखेंगे। प्रमुख सुधारों में जो पहला सुधार है पुलिस सुधार। ये पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए कई आयोग का गठन करता है, उसकी जांच के लिए और उसके सुझावों के को भी मानता है। ठीक है, इसमें कई सारे सुझाव दिए जाते हैं जिनको ये क्या कर लेता है? फॉलो कर लेता है, जिससे पुलिस व्यवस्था में जो सुधार कर लेता है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। जिस प्रकार से पुलिस में आयोग बनाता है पुलिस सुधार के लिए, उसी प्रकार से शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाता है, जिसके के तहत क्या होता है? एक विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास होता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो नंबर है उसमें देखेंगे वो आर्थिक और विकेंद्रीय वित्तीय सुधार। ठीक है, अब क्या है? जो आर्थिक और वित्तीय सुधार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमें कई सारे आयोगों को पढ़ना है, जैसे कि सिंचाई आयोग हो गया, ये सारे आयोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद न्यायिक सुधार। देखो, न्यायालय के क्षेत्र में जो सुधार करता है ये उसको बोलते हैं न्यायिक सुधार। जैसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्र में जब कोई सुधार होता है तो उसको न्यायिक सुधार बोलेंगे। ठीक है, और इसके समय में जो न्यायिक सुधार हुए है ना, जिस प्रकार से न्यायालयों में कार्य किया जाने लगा उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद कलकत्ता निगम अधिनियम को देखेंगे। हम लोग देखेंगे प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम। देखिए इसके कार्यकाल में क्या हुआ? एक प्राचीन जो स्मारकें होती हैं उनके अधिरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, सातवां जो बंगाल विभाजन है जो कि इसके शासनकाल की सबसे अप्रिय घटना है और ये हमारे सिलेबस के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कार्यों में। ठीक है, इसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग ये प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखते हैं। हम लोगों ने अब जान लिया कर्जन के जो प्रमुख कार्य थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो पहला है पुलिस सुधार। ठीक है, पुलिस सुधार कब हुआ? देखिए, पुलिस सुधार का तात्पर्य है कि पुलिस व्यवस्था में क्या किए गए? कुछ सुधार किए गए। अब पुलिस व्यवस्था में सुधार किस प्रकार किए गए, इसके लिए कैसा आयोग बनाया गया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आयोग के बारे में बात करें, जैसे कि हम लोग कोई सुधार कर रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने सुधार करा पुलिस सुधार, तो उसके लिए एक आयोग का गठन करा। उस आयोग को पुलिस सुधार के लिए बनाया गया। जो पुलिस प्रशासन था उसकी जो कार्य था उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। जो आयोग का गठन कब किया गया? 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू जेफर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया।
इस गठन का कारण क्या था? पुलिस सुधार, मतलब पुलिस व्यवस्था में, पुलिस प्रशासन में जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1902 ईस्वी को। किसने की अध्यक्षता में किया गया? सर एंड्रयू जेफर की अध्यक्षता में किया गया। किसके काल में किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसका कार्य क्या था? पुलिस प्रशासन की जांच हेतु। ये क्यों गठित किया गया? पुलिस प्रशासन की जो जांच थी उसको करने के लिए इसका गठन किया गया। इसने कई सारे सुझाव दिए, जैसे कि हम लोग सुझाव देखें, क्रमिकों के वेतन में वृद्धि, मतलब पुलिस प्रशासन में जो भी कार्य कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी हैं, उनके वेतन में क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। उनका वेतन बढ़ाया जाएगा तो वो क्या होंगे? अच्छे से कार्य करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें क्रमिकों की संख्या में वृद्धि। उस समय जो पुलिस कर्मचारी थे उनके कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी, जिससे प्रशासन में अनेक असुविधाएं उत्पन्न होती थी। तो इन्होंने इस आयोग, सर एंड्रयू जेफर ने इन्हें सुझाव दिया कि क्या करिए, इन कर्मकों के वेतन में भी वृद्धि करिए और कर्मकों की संख्या में भी वृद्धि करिए। ठीक है, इसके बाद देखें इन्होंने कहा उच्च पदों के लिए सीधी भर्ती। इससे मतलब था उच्च पदों की सीधी भर्ती। इसमें क्या हो, केवल अंग्रेजों को ही उच्च भर्ती मिले और हिंदू जो सिपाही थे उनको उच्च भर्ती में न ले जाया जाए। ठीक है, अगर हम लोग देखें अगला तो क्या है, सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना। किसके प्रशिक्षण हेतु? देखिए उस समय जैसे कोई भी सिपाही भर्ती हुई तो उनके प्रशिक्षण के लिए कोई विद्यालय नहीं था, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई संस्थान नहीं था। तो इन्होंने बताया कि यदि हम पुलिस सुधार कर में एक प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना कर दें तो उसके अनुसार सिपाही अच्छे से ट्रेंड हो सकेंगे, और जो ट्रेंड सिपाही कार्य कर सकते हैं वो अनट्रेंड सिपाही कभी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए उनके प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना की गई। अगर अगला देखा जाए तो है प्रांतीय पुलिस की स्थापना। प्रांतीय पुलिस का अर्थ है एक प्रांत में जो स्टेट फोर्स होती थी उसको पुलिस बना दिया गया। एक प्रांत की सुविधा, प्रांत की आर्मी बना दिया गया पुलिस को, जिसे प्रांतीय पुलिस की स्थापना की जाए। इससे क्या हुआ, जो प्रांत का, एक प्रांत के कई सारे पेपर होने लगे, उसके आधार पर पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होने लगी और वहीं पर एक विश्वविद्यालय बनाकर उनको प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे क्या हुआ, प्रशिक्षित सिपाही उपलब्ध हो सके। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है, केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना। देखिए केंद्रीय गुप्तचर विभाग, इससे क्या जाना गया, इससे गुप्तचर विभाग से जो पुलिस के अंदर जो किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो सके, और जैसे कहीं पर विद्रोह जैसी हमें जानकारियां उत्पन्न हो रही तो तुरंत उनका दमन किया जा सके, इसलिए केंद्रीय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई। और इस अधिनियम में इस आयोग के सुझावों को अधिकतर क्या किया गया, सरकार के द्वारा मान लिया गया और इन्हें लागू कर दिया गया। ये पूरी तरह से लागू कर दिए गए। सरकार के पुलिस प्रशासन की कर्मचारियों में वृद्धि की गई, उनके वेतन में वृद्धि की गई, प्रशिक्षण के लिए विद्यालय भी खोला गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, पुलिस सुधार की स्थापना कब, पुलिस सुधार कब हुआ, 1902 ईस्वी में। इसके लिए एक आयोग गठन किया गया, किसके लिए, पुलिस प्रशासन की जांच हेतु। ठीक है, कब किया गया, 1902 में, सर एंड्रयू जेफर के द्वारा। ठीक है, इसके सुझाव कौन कौन से थे, क्रमिक वेतन में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, है ना, उच्च पदों के लिए सीधी भर्ती, सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के शिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना, प्रांतीय पुलिस की स्थापना, केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना, अधिकतर सुझावों को मान लिया गया। इसके जो अधिकतर सुझाव थे उनको कर लिया, क्या कर लिया गया, मान लिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार भी 1902 ईस्वी को होता है। कब होता है, 1902 ईस्वी को। इसके लिए भी शिक्षा में उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1902 ईस्वी में। किसने करा, लॉर्ड कर्जन ने करा। ठीक है, क्यों करा, शिक्षा जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें जांच हेतु एक प्रशासन का गठन किया गया 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है, इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया
क्या ये विश्वविद्यालय अधिनियम में जो सुझाव आए और फिर रिपोर्ट के पश्चात ही ये रिपोर्ट का ही परिणाम था कि 1904 को क्या बन रहा है, विश्वविद्यालय अधिनियम। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम रखा गया है। इस अधिनियम के द्वारा जो भी विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है। विश्वविद्यालयों पर कैसा नियंत्रण हो जाता है, सरकारी नियंत्रण हो जाता है। मतलब कि जो निजी नियंत्रण था उससे क्या हो गया, सरकारी नियंत्रण हो गया। गैर सरकारी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों का गैर सरकारी कॉलेजों से विश्वविद्यालय का संबंध समाप्त। देखिए अब जो भी निजी विद्यालय हैं, जो भी निजी विद्यालय खोले जा रहे थे भारतीयों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उनका जो विश्वविद्यालय से था वो संबंध पूर्णतः समाप्त था। उनके साथ विश्वविद्यालय को कोई भी प्रकार का संबंध नहीं था। तो यहाँ पर पता चलता है कि निजी विद्यालयों को क्या दी गई, एक चेतावनी दी गई कि आप विद्यालय न खोलें, क्योंकि जब उनका कोई संबंध नहीं रहेगा तो उन पर कैसे कार्य किया जा सकता है। इसीलिए निजी विद्यालयों पर रोक लगी। ये रोक भी कहा जा सकता है क्योंकि समाप्त जब संबंध ही नहीं है तो रोक ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। ये देखिए आयोग के द्वारा एक बार जांच नहीं हुई, इसके द्वारा जांच की गई, लेकिन समय समय पर पुनः जांच के निर्देश सिंडिकेट के द्वारा दिए जाएंगे सिंडिकेट को, और वह जाकर वहां पर निरीक्षण करेगा। अगला देखेंगे, सीनेट में मनोनीत सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। इससे क्या हुआ, सीनेट में मनोनीत सदस्यों की वृद्धि करने से इसमें अंग्रेजों को अधिक बढ़ावा दिया गया। इसमें भारतीयों की संख्या निम्न के बराबर, एकदम न के बराबर थी, तो सीनेट में जो सदस्य थे उनकी वृद्धि कर दी गई, मनोनीत सदस्यों की। अब ज्यादा से ज्यादा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और इसमें उनकी वृद्धि की जाती है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे आर्थिक और वित्तीय सुधार। देखिए इसके काल में आर्थिक और वित्तीय सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं अकाल आयोग। अकाल आयोग का गठन क्यों किया गया। देखिए इसके पहले अकाल आयोग का गठन किया गया था लिटन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। ठीक है, कब किया गया था, 1876 से 1878 के बीच में। ठीक है, तब अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद दोबारा अकाल आयोग का गठन कब करा गया, 1899 से 1900 के बीच में। इसमें ये अकाल जो था ये क्या हुआ, ये भारत के दक्षिणी भाग में, मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में पड़ा। इसका प्रभाव हमें भारत के किन किन भागों में मिलता है, दक्षिणी भाग में, मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में। ठीक है, ये एक भयानक दुर्भिक्ष था, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1901 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन कराया। इस अकाल आयोग के सुझावों के बाद क्या किए गए, इसके जैसे कोई भी आयोग बनता है तो वो अपने सुझाव देता है उस कार्य को किस प्रकार से उसमें सुधार किए जा सकते हैं, इनके सुझाव दिए जाते हैं। जैसा कि देखिए इसमें सुझाव दिया, चारा अभाव के विषय में नियम बनवाए, है ना। जैसे कि क्या होता है, पशुओं का चारा खत्म हो जाता है, जिससे क्या दुधारू पशुओं को बड़ी समस्या होती है सरवाइव करने में। तो इनके लिए इन्होंने क्या करा, चारा अभाव अधिनियम, चारा के विषय में क्या बनवाए, नियम बनवाए, जिससे क्या हो सके, पशुओं को चारा मिल सके और वो अच्छे से सरवाइव कर सके। क्योंकि जनरली अकाल में क्या होता है, सहायता तो प्रदान करा दी जाती है लेकिन केवल इंसानों को, पशुओं को सहायता प्रदान नहीं कराई जाती है। इसके कारण यहाँ पर पशुओं के लिए भी नियम बनवाए, है ना। देखिए 16 जनवरी 1902 ईस्वी में एक भूमि प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, 16 जनवरी 1902 ईस्वी में क्या लाया गया, एक भूमि प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत जैसे कि किसी कृषक के खेत की उपज कम हो गई है ना। पहले उसके खेत में 10 कुंटल गेहूं उगता था, अब उसके खेत में 2 कुंटल गेहूं उग रहा है। क्या हुआ, उसके कृषि की खेत में क्या हुई, उपज कम हो गई, जिससे क्या होगा कि उसके उपज कम होने के साथ साथ उसका जो कर होगा, उस खेत पर लगने वाला कर भी क्या कर दिया जाएगा,
कम कर दिया जाएगा, जिससे उस कृषक को राहत मिल सके और अकाल में भी वो अच्छे से सरवाइव कर सके। इस अकाल में क्या हुआ, इसके बाद अकाल आयोग के बाद हम लोग देखेंगे सिंचाई आयोग। कौन सा आयोग, सिंचाई आयोग। ये सिंचाई आयोग भी इंपॉर्टेंट है। सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। ठीक है, इसके बाद देखिए इस आयोग में सुझाव क्या दिए गए, सुझाव है ना, सुझाव देखेंगे। सुझाव दिया गया कि 4.5 करोड़ की धनराशि का अग्रिम 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था पर क्या किया जाए, खर्च किया जाए, जिससे सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो सके और कृषकों को सिंचाई जब मिलेगी तो उनके फसलों की उपज बढ़ेगी, उनके खेतों की उपज बढ़ेगी, जिससे कृषक कभी अकाल का सामना न करना पड़े और वो कर भी आसानी से दे सकें। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.5 करोड़ रुपए आगामी 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था में खर्च करे जाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या करा गया, झेलम नहर का कार्य पूर्ण किया गया। देखिए झेलम एक नहर है, जैसे हम जानते हैं कि उत्तरी भाग में भारत के तो झेलम सिंधु की सहायक नदी है ना, सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो उसी में से एक झेलम है, चिनाब भी उसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो झेलम नहर का जो कार्य चल रहा था उसको पूर्ण कर दिया गया और झेलम नदी में जो अपर झेलम है उसका कार्य आरंभ कर दिया गया, चिनाब नदी का कार्य आरंभ कर दिया, जो लोहार का दोआब क्षेत्र है, लोहाब बारी का दोआब क्षेत्र है, उस पर भी सिंचाई व्यवस्था का कार्य अर्थात नहर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। देखिए नहर और नदी में अंतर होता है ना, नहर क्या होती है, नहर मानव निर्मित होती है, नदी प्राकृतिक होती है, तो यहाँ पर नहरों का निर्माण कराया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम। ठीक है, जो पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम, अन्यक्रमण का मतलब है कृषक की भूमि का जो अधिक्रमण कर लिया जाता था। जैसे कि कोई भी किसान गरीब है, साहूकार ने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऋण दे दिया और वो ऋण का इतना ज्यादा सूद लगाते गए और जो किसान होता था वो ऋण के तले दब जाता था, जो कि कभी पूरा नहीं कर सकता था। तो वो जो साहूकार होता था वो क्या करता था, ऋण देने से पहले ही जो जमीन होती थी कृषक की उसको क्या कर लेता था, अपने नाम के कागज बनवाकर रख लेता था। जैसे कि किसान जमा नहीं कर पाया अपने कहे हुए मुताबिक तारीख के, तो जो साहूकार होता है वो क्या करता था, उनको पर अपने उसके दस्तखत करवा लेता था, जिससे वो जमीन होती थी वो साहूकार के नाम पर चली जाती थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया होता था, भूमि का स्थानांतरण कृषकों से गैर कृषकों में नहीं होगा, है ना। अब भूमि का स्थानांतरण तो होगा, हस्तांतरण होगा, भूमि का हस्तांतरण तो नहीं रुक सकता, लेकिन जो भूमि का हस्तांतरण साहूकारों में होता था, कृषकों का हस्तांतरण भूमि का साहूकार ले लेते थे, अब वो नहीं होगा। यदि कृषक को अपनी जमीन बेचनी है तो वह उस कृषक को बेचे जो उस कृषि में कार्य कर सके, ऐसा नहीं कि भूमि को बेच दिया जाए। लेकिन अब देखिए एक बार रिपीट करेंगे फिर से, अकाल आयोग का गठन कब किया गया, 1899 ईस्वी से 1900 में दक्षिणी मध्य और पश्चिमी भारत का में अकाल पड़ा। ठीक है, किसने किया, 1901 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में किया गया। सुझाव कौन कौन से, चारा अभाव के विषय में नियम बनाए गए और 16 जनवरी 1902 को जो भूमि प्रस्ताव लाया गया उसमें अगर उपज कम है तो उसमें छूट मिलेगी और इसको माफ भी किया जा सकता था। इसके तहत क्या हुआ, कर में जो कर वृद्धि की दर थी, कर वृद्धि की दर को भी कम कर दिया गया, को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कर पर छूट तो दी गई, कर जिस दर से बढ़ता है हर साल उस पर भी क्या कर दी गई, छूट दे दी गई, कम कर दी गई। इसके बाद सिंचाई आयोग 1921 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ द्वारा 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने का 20 वर्षों में क्या दिया, सुझाव दिया। झेलम नहर का कार्य पूर्ण किया गया और जो 3 चिनाब ऊपर झेलम और लोहार वाली का दोआब क्षेत्र है उस पर नहर बनाने का कार्य और सिंचाई कार्य को पूर्ण करने के आदेश दिए। पंजाब भूमि अन्यातिक्रमण अधिनियम 1900 में जो पास हुआ था उसको पास किया गया और इसके तहत जो भूमि की स्थानांतरण था वो कृषकों से गैर कृषकों में नहीं हो सकता था। इसके बाद अभी हम लोगों का आर्थिक जो वित्तीय सुधार है वो पूरा नहीं हुआ, इसी के बाद हम वही देखेंगे।
देखिए हम लोग आर्थिक वित्तीय सुधार ही देख रहे हैं, उसमें ये दो और अधिनियम पास हुए, जैसे कि 1904 का सहकारी समिति अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1904 का सहकारी समिति अधिनियम। अब देखो ये अधिनियम भारतीयों किसकों के लिए क्या था? उत्तरदायी साबित हुआ। इस पर देखो क्या क्या कहा गया, कम दर पर कृषकों को ऋण, कम दर पर क्या हुआ? कृषकों को ऋण देने जाने लगा, जिससे कि कृषकों को अब उनकी भूमि, देखिए पहली बात तो जो पंजाब भूमि अन्य अधिग्रहण अधिनियम था, तो उसके तहत गैर कृषकों को भूमि नहीं दी जा सकती, और जो कृषकों को ऋण भी मिल जा रहा है सस्ते दर पर, कम दर पर, तो क्या हुआ? कृषक आसानी से इसको चुका लेते थे। ठीक है, औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी नए विभाग बनाए। देखिए औद्योगिक कार्य और वाणिज्यिक कार्यों के लिए नए विभागों की स्थापना की गई। इन विभागों में को रेलवे, डाक तार का कार्य और खानों और बंदरगाहों का कार्य भी सौंप दिया गया। अब इन विभागों को, जो वाणिज्यिक और विभाग थे औद्योगिक, इनमें रेलवे को रख दिया गया, डाक तार सेवा को रख दिया गया, खानों को रख दिया गया और बंदरगाहों को भी रख दिया गया। अर्थात इन सभी से रिलेटेड, डाक तार, रेलवे से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो कौन से विभाग करेंगे? वाणिज्यिक और औद्योगिक विभाग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है 1899 का 1899 का भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम है। इसमें याद रखिए, इसमें क्या हुआ, जैसे कि पहले जो ब्रिटिशर्स होते थे वो बुलियन लेकर आते थे और भारत से व्यापार करते थे, अब उनको बुलियन की आवश्यकता नहीं है, अब वो क्या लाएंगे? पौंड लाएंगे, और भारत की जो विद्यमान मुद्रा थी उसको पौंड बना दिया गया, और पौंड की एक निर्धारित वैल्यू भी निश्चित कर दी गई, 15 रुपए, मतलब एक पौंड 15 रुपए का होगा। एक बार फिर से देखते हैं 1904 का सहकारी समिति अधिनियम। इस पर क्या हुआ? कम दर पर कृषकों को ऋण देने लगे। औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए नए विभागों में रेलवे, डाक तार, खान और बंदरगाहों के कार्य को भी सौंप दिया गया। इसके बाद 1899 में भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा, इसमें पौंड को क्या बना दिया गया? विद्यमान मुद्रा बना दिया गया, और एक पौंड की जो निश्चित राशि थी वो 15 रुपए निर्धारित कर दी गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सुधार। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यायिक सुधार। अब जो लॉर्ड स्कर्जन के समय न्यायिक सुधार हुआ उसमें क्या हुआ? सबसे पहले न्यायिक सुधार क्या होता है? न्याय के क्षेत्र में सुधार। यदि न्यायालय के क्षेत्र में कोई सुधार किया जा रहा है तो वो न्यायिक सुधार कहलाता है। तो यहाँ पर जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, कलकत्ता उच्च न्यायालय, यहाँ पर इसकी कार्यवाही को और सटीक और ठीक ढंग से होने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर एक न्यायिक सुधार किया गया। यहाँ के न्यायाधीशों, कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, वेतन में वृद्धि कर दी गई और पेंशन में वृद्धि कर दी गई। जिससे क्या हुआ? जब देखो न्यायाधीश ज्यादा हो जाएंगे तो भी कार्यवाही अच्छे ढंग से हो सकेगी, न्यायिक कार्यवाही, उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी, तो उनका मन अच्छे से लगेगा कार्य को करने में, न्यायाधीशों अपने कार्य को ढंग से करेंगे। और क्या कर दिया गया? इनके पेंशन में वृद्धि कर दी गई। अब इन्हें यह टेंशन नहीं थी कि किस प्रकार से हम अधिक कार्य करें या हम इधर उधर से पैसे लें, तो इनको पेंशन भी दी जाने लगी। ठीक है, और इनमें इनके द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय सिविल संहिता में भी सुधार किया गया। किसमें सुधार किया गया? भारतीय सिविल संहिता में सुधार किया गया। हम लोग अगला देखेंगे सैन्य सुधार। सैन्य सुधार का मतलब क्या है? सैनिक, जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी प्रक्रिया में क्या क्या सुधार किए गए, हम लोग देखेंगे सैन्य सुधार। सैन्य सुधार कब से कब तक किए जा रहे हैं? 1902 से 1908 के बीच में। अब देखिए जो सेना थी, सेना को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भागों में? उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। याद रखना, सेना को दो कमानों में बांट दिया गया, सेना को दो कमानों में बांट दिया। और किसने बांटा? ये जो सेनापति है, मुख्य सेनापति कौन है? मुख्य सेनापति है लॉर्ड किचनर। कौन है? लॉर्ड किचनर। कब से कब तक रहा? 1902 से 1908 तक। ठीक है, तो इसका जो उत्तरी कमान का देखते हैं, उत्तरी कमान का ये लॉर्ड किचनर ही मुख्य अध्यक्ष था। ठीक है, मुख्यालय इसका था मरी में, है ना, केंद्र इसका पेशावर था, है ना, केंद्र क्या था? पेशावर। इसी तरह से अगर दक्षिणी कमान की बात करें तो तीन मुख्यालय क्या था? पूना
और केंद्र क्या था, क्वेटा, क्वेटा, ठीक है। और अगर इन तीनों में देखें ब्रिगेडियर्स को, कितने कितने ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर तीनों में दोनों में तीन तीन ब्रिगेडियर रहते थे, मतलब उत्तरी कमान में 3 ब्रिगेडियर और दक्षिणी कमान में तीन ब्रिगेडियर। और जो लॉर्ड, ये कैम्ब्रल कॉलेज था ना लंदन में, तो ये कैम्ब्रल कॉलेज के आधार पर यहाँ पर एक क्वेटा में कॉलेज खोला गया। अब ये जो क्वेटा का कॉलेज था, ये क्या करेगा, सैनिकों को प्रशिक्षण देगा, है ना। ये कॉलेज क्यों खोला गया, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है। एक बार हम फिर से देखेंगे, न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, वेतन में वृद्धि कर दी गई और पेंशन में वृद्धि कर दी गई। भारतीय सिविल संहिता में भी सुधार किए गए। ये कब हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। क्या हुआ, न्यायिक सुधार हुए। उसके बाद जो सैन्य सुधार थे उसमें क्या हुआ, सेना को 2 कमानों में बांट दिया गया, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान। इसका मुख्यालय मरी में था, इसका मुख्यालय पूना में था, इसका केंद्र पेशावर में था, इसका केंद्र क्वेटा में था। दोनों में 3 ब्रिगेडियर भी रखे गए। और ये कब से कब तक हुआ, 1902 से 1908। 1902-1908 के बीच में जो मुख्य सेनापति था वो कौन था, लॉर्ड किचनर। और देखो कैम्ब्रिज कॉलेज के जैसा एक कॉलेज कहाँ खोला गया, क्वेटा में खोला गया। क्यों खोला गया, सेना को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, ठीक है। अब हम लोग इधर देखेंगे कलकत्ता निगम अधिनियम। कलकत्ता निगम जो अधिनियम है ये 1899 ईस्वी में आता है, ठीक है। कब आता है, 1899 ईस्वी में। रिपन के समय में जो भी स्थानीय स्वशासन के आधार पर कार्य किए गए थे, लिटन के समय में जो भी स्वशासीय प्रशासन के लेकर कार्य किए गए थे, उनको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कर्जन के समय में सारे कार्य जो लिटन ने भारतीय समाज में, भारतीय शासन में क्या कहना था, स्थानीय प्रशासन को लाया था, उसको पूर्णता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसमें परिवर्तन होकर यह केवल एक आंग्ल भारतीय सभा बनकर रह गया। क्या बनकर रह गया, आंग्ल भारतीय सभा, ठीक है। अब हम लोग देखें प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन स्मारक मतलब प्राचीन जो स्मारकें होती हैं, जैसे कि उस समय पर अशोक के स्तंभ थे, कई सारी चीजें थी जो प्राचीन स्मारक थे, तो उन पर क्या हुआ, अब उनका परिरक्षण किया जाएगा। और ये अधिनियम कब आया, 1904 ईस्वी में आया। ये देखो, जो धरोहर के रूप में प्राचीन भारतीय स्मारकों को धरोहर के रूप में रक्षण किया जाएगा। प्राचीन स्मारकों का धरोहर के रूप में रक्षण किया जाएगा। और इनके लिए क्या हुआ, 50,000 यूरो, जो 50,000 यूरो था, इसका खर्च निर्धारित कर दिया गया। एक देखो, प्राचीन कलाकारों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके आधार पर क्या किया जाएगा, प्राचीन कलाकारों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 ईस्वी में आया। रिपन के स्थानीय स्वशासन की जो शर्तें थी इनको समाप्त कर दिया, परिवर्तन इसमें करके इसको आंग्ल भारतीय सभा बना दिया, ठीक है। क्या है, फिर इसके बाद प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में आया। भारतीय प्राचीन स्मारकों का धरोहर के रूप में रक्षण किया और 50,000 यूरो खर्च कर दिया, खर्च करने का एक नियम बनाया। और प्राचीन जो कलाकार थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने इसके जो मुख्य कार्य थे उनको देख लिया है। इसके बाद हमें अभी एक इसका जो सबसे किस काल की, लॉर्ड कर्जन के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, बंगाल का विभाजन। इसमें क्या होता है, बंगाल 2 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल, है ना। ये देखो, धर्म के आधार पर एक क्षेत्र में जैसे 8 करोड़ के लगभग यहाँ की जनसंख्या थी, तो एक में 3 करोड़, मतलब दोनों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि एक तरफ हिंदू ज्यादा, एक तरफ मुसलमान ज्यादा। तो ये इस पर बड़ा ही एक मुद्दा चलता है ना। और बंगाल में आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। हाँ, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द भी कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहा वो बहुत ही भयानक रहा। और इसके काल की सबसे बेकार घटना, सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है इसे माना जाता है, तो उसका हम लोग गहन अध्ययन पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। आज हमने इसको अच्छे से पढ़ा और मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।